आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं। वैसे तो वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं और वो हैं शर्मिष्ठा जी, जिनको आप एस्ट्रो शर्मिष्ठा के नाम से जानते हैं। तो स्वागत है आपका शर्मिष्ठा जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, धन्यवाद, जय श्री राम सबको। जय श्री राम आपको भी। तो शर्मिष्ठा जी, जिस समय हम बात कर रहे हैं तो अभी अभी हमने देखा कि वो बांग्लादेश के इलेक्शन का रिजल्ट आया है। अब आपको क्या लगता है, ये बांग्लादेश जो है ये किस दिशा में जाएगा? क्या वापस भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेगा या फिर वो जो जिहादी कार्य विचार है, जिहादी परंपरा पे ही जाएगा? बांग्लादेश कुछ खास सुधरेगा ऐसा नहीं लगता है। इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजनिंग देके मैं बताऊंगी। जब जब शनि मेष राशि में जाता है, जैसे शनि मेष राशि में था 1971 में, तो एक ईस्ट बंगाल टूट गया और ये बांग्लादेश बना, है ना? पाकिस्तान का भी खंड हुआ। तो जब जब शनि जाता है मेष राशि में, तो बंगाल रीजन के लिए, हमारे वाले भी और उनके वाले भी, उसके लिए कुछ खास अच्छा नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ सुधरने वाली है। तो बीएनपी का गवर्नमेंट बनेगा, वो तो पहले से ही पता था, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके बारे में। हाँ, वही आने वाले थे। ठीक है, पर जैसे मैं पिछले साल मतलब 1.5 साल पहले से कह रही हूँ, सब कह रहे थे कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं को क्या होगा, उनके बारे में क्या कहना है। पर बांग्लादेश के हिंदुओं को मुझे नहीं लगता है कि कोई राहत मिलने वाले है। मुझे तो ये लगता है कि बांग्लादेश की जो एक फाउंडेशन चार्ट है संजय जी, वो उनका राशि है अनुराधा नक्षत्र है उनका, और उनका स्कॉर्पियो राशि मतलब वृश्चिक राशि है। तो अनुराधा राशि में मतलब नक्षत्र में इस साल के एंडिंग में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास वहां पे कुछ 2 तो वेव लगने वाली है। तो ये जो डबल वेव लगेगा उनके नक्षत्र में, राशि के नक्षत्र में, तो वहां के मुसलमान जो है, हमारे हिंदुओं का हाल और खराब बिगड़ने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश का हाल कुछ खास अच्छा होने वाला है, हमारे साथ कुछ टाम अच्छा होने वाला है, क्योंकि वहां पे वो लोग हिंदुओं के साथ टाम अच्छा नहीं करेंगे, तो हमारे साथ अच्छा टाम होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और 2027 में के आसपास, 2027 के एंडिंग में, एंड ऑफ 2027 या स्टार्टिंग ऑफ 2028, वहां पे हो सकता है शेख हसीना दोबारा वापस जाएंगे बांग्लादेश में, और वहां पे फिर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन होगा, और आवामी लीग जो है उनके पार्टी फिर जीत के आएगी। फिलहाल तो बैन है उनका पार्टी, तो उनकी पार्टी जीत के आएंगे। तो आप पार्टी से कौन बनेगा उनके प्रधानमंत्री, वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि उनकी भी काफी एज हो गई है, पर उनकी पार्टी आवामी लीग वो जीत के आएगी। तो ये 2028 से पहले ये सब होते हुए एकदम ही नजर नहीं आता है। तो तब तक तो इट्स वेरी वेरी हार्ड टाइम फॉर ऑल द बंगाली हिंदूज। अच्छा, तो फिर पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं, तो पश्चिम बंगाल का आपको क्या लगता है? पश्चिम बंगाल क्या बताऊँ, वो एक तो ऐसा चीज़ है कि फ्रस्ट्रेटिंग है। मतलब मैं बहुत कम ही बात करती हूँ, बिना मतलब प्रेडिक्शन से अलग आके अपनी राय बहुत कम ही देती हूँ। पर जैसे ही बंगाल की बात आती है ना, संजय जी, एकदम फ्रस्ट्रेटेड मन हो जाता है कि क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ। पर हाँ, देखिए, इस साल जो है 2025 और 26, ये दोनों साल में एक बहुत अद्भुत कहानी होने, एक बहुत अद्भुत इंसिडेंट होने जा रहा है, जो पिछले 200-250 साल में भी नहीं हुआ। गुरु जो जुपिटर है, वो पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि प्रभु श्री राम के नक्षत्र है,
पुनर्वसु नक्षत्र में 10 महीने से भी ज्यादा ओवरस्टे कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम ही हुआ है। एक ही बार हुआ था 2014 में, सिर्फ 8 महीने के लिए। ये इससे भी ज्यादा 10 मंथ्स ओवरस्टेइंग, जुपिटर ओवरस्टेइंग इन पुनर्वसु नक्षत्र फॉर मोर देन 10 मंथ्स। आप बोलेंगे उससे क्या होगा? अब पुनर्वसु नक्षत्र प्रभु श्री राम के है। प्रभु राम जो है उन्होंने सेतु बनाया, उन्होंने बानर सेना की सहायता से, हेल्प से, उनके सपोर्ट से, विभीषण के सपोर्ट से, उनके उनके पास एक भक्त हनुमान जी जैसे भक्त थे, सपोर्ट था। ये पूरे टीम को एक साथ लेके, सपोर्ट सिस्टम के साथ, कोलैबोरेशन के साथ वो गए लंका। और रावण का जो इतना बड़ा राज है, मतलब क्या बता, वो जो कैलाश हिलाने चला गया था, तो उसको पूरी तरह जो लंका जो है, रावण का राजपाट खत्म किया। तो वैसा ही एक चीज हुआ है जब 2014 में गुरु 8 महीने के लिए ओवरस्टे किया है पुनर्वसु नक्षत्र में। एक्चुअली आप पूछेंगे तो कितने दिन रहता है? वो 1.5-2 महीने से ज्यादा से ज्यादा 3 महीने से ज्यादा कोई नक्षत्र में गुरु रहता नहीं है। यहाँ 8 महीना, 10 महीना, दिस आर वेरी अनयूजुअल। 10th मंथ तो मैं कह रही हूँ कि पिछले 200-250 साल में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि हमारी मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी 2014 में ये जो कांग्रेस की लंबी राजपाट थी वो खत्म करके आ गए, है ना? नई चीज बनी, एनडीए की सरकार बनी, सब मिली जुली, सबके कोalition की सरकार बनी। तो मेरा कहना है कि जो इस साल, जब 2025-26 में ये चीज हो रहा है, फिर से जुपिटर ओवरस्टे कर रहा है पुनर्वसु नक्षत्र, ये तो 2014 से भी ज्यादा, 10 से भी ज्यादा महीना। तो यहाँ पे जहां जहां अच्छी कोalition होगी, अच्छी कोलाबोरेशन होगी, वहां जीत सुनिश्चित है। कोalition मतलब हर बार ये नहीं होता कि पार्टी से, कोaliशन और सपोर्ट मतलब विभीषण तो कोई पार्टी नहीं था। विभीषण जी का जो सपोर्ट था, उनका जो सारे इंफॉर्मेशन जो जो भी कुछ था, तो हर तरीके से सपोर्ट सिस्टम लेके अगर आप अच्छी क्या करेंगे, वो तो मेरा कहना है कि बंगाल एकदम जीत सकते हैं, एकदम जीत सकते हैं। ये और सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है। आपको पता है ये जो पुनर्वसु, पुनर्वसु मतलब कहीं जाके दोबारा वापस आना, पुनर्वसु मतलब आप कहीं पे जा रहे हो, आप नाई की दुकान में बाल कटवाने जा रहे हो, माउंट एवरेस्ट में जा रहे हो, सेफली और सिक्योरली वहां पे वापस लौट के आने को बोलते हैं पुनर्वसु। दोबारा वापस उसी जगह पे सेफली सिक्योरिटी वापस आए। तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत देखना है। और आपको पता ही है कि हमारे जो ये वेस्ट बंगाल में फिलहाल सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। एक बार सेफ्टी सिक्योरिटी थोड़ा सा निश्चित कर ले, तो मुझे तो लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी, मतलब एनडीए तो वहां नहीं है, बीजेपी यहाँ सरकार बना सकता है। मतलब जो भी अच्छा कोalition करेगा वो भी जीतेगा। तो इसमें से एक ही हम्म। यहाँ पे आपको पता है कि वो जो एमआईएम, फिर वो जो क्या, कौन सा और एक आदमी जो क्या बना रहा है, आई फॉरगॉट हिज नेम, जो वहाँ बाबरी मस्जिद बना रहे, हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर हुमायूं कबीर। अगर बाबरी हुमायूं कबीर मस्जिद बना अगर रहा ये, है वो। यस, तो अगर वो 20-25 सीट या जो भी कुछ वो उसको आ जाए मुसलमानों का, और बाद में वो दोनों एक साथ मिल जाए, लाइक ममता एंड हुमायूं कबीर एंड एमआईएम, तो मुश्किल फिर से वही कोalition। अगर ये कोalition नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी हारने वाली है। और मैं आज से नहीं है, तो मैं 2024 से कह रही हूँ, तो मैं इसको चेंज भी नहीं कर सकती हूँ। सो दैट्स व्हाट इट इज। इतनी लंबी ओके राज ममता की फाइनली खत्म हो ओके। तो ये एक अंडरलाइन करता हूं मैं कि साहब कि आपके हिसाब से ममता जी का जो राज है वो समाप्त होने की पूरी संभावना है। तो जी। अब चूंकि इलेक्शन की बात शुरू हो गई, तो अब इलेक्शन तो और भी स्थानों पर है, और हेमंत बिश्व शर्मा जी की कुंडली क्या कहती है? वो तो उनकी कुंडली तो कह, और वहां पे तो उसके लिए कुछ एस्ट्रोलॉजी की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। पर हाँ, जिस तरीके से, जितनी बुरी तरीके से महाराष्ट्र में हारे, हरियाणा में हारे, बिहार में तो और बुरी तरह हारे ये कांग्रेस, है ना, उतना बुरा नहीं। अभी कांग्रेस इस साल थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसका मतलब नहीं कि सरकार बना लेंगे एकदम, पर उनकी जो एक स्लाइटली एक इम्प्रूवमेंट आपको वोट शेयर में, परसेंटेज में, या जो भी कुछ है उसमें दिखेगा। तो वो असम में भी दिखेगा। पर असम में तो जो है बीजेपी, जो एनडीए या जो भी कुछ बोले, उनका गवर्नमेंट दोबारा बनने वाली है। ही इज गोइंग टू बी, असम में आने वाले 3 साल में इतना डेवलपमेंट होने वाली है। तो मैंने मेरी उसमें भी लिखा है, जो ईयरली मैगजीन मैंने लिखा है, उसमें भी लिखा है कि असम में, हर एक स्टेट मैंने थोड़ा थोड़ा कवर किया है, असम में बहुत अच्छा डेवलपमेंट आने वाली है आने वाले 3 साल में। अमेजिंग। जी, तो ये आप असम में और बंगाल में हिंदुओं की जो डेमोग्राफी है वो तेजी से चेंज हुई है, और कई बार ये कहा जाता है कि भाई ये जो घुसपैठिए हैं इनको बाहर निकाला जाए।
आपको लगता है कोई सरकार इसको निकाल पाएगी, या आपके एस्ट्रोलॉजिकली लगता है क्या कि संभव है ये? एस्ट्रोलॉजिकली आप यहाँ आते हैं, ये तो आप काफी सारे एस्ट्रोलॉजर से बात करते होंगे, आप भी थोड़ा बहुत फॉलो करते होंगे, आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि भारत का जो है मंगल महादशा शुरू हो गया है पिछले साल से, है ना? आपको कई लोगों ने आपने सुना होगा, देखा होगा। अब मंगल जो है वो है संजय जी भूमि कारक, भूमिपुत्र। हम किसी की भी कुंडली में देखते हैं तुम्हारा घर बार बन सकता है, नहीं बन सकता है, थोड़ा सा मंगल का क्या कंडीशन है देखते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो भूमिपुत्र है, भूमि कारक है, भूमि और मंगल योद्धा है। अब हमारे जो मिलिट्री में काम करते हैं, आर्मी में काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो देश का रक्षा कर रहे हैं ना। देश का रक्षा करना मतलब क्या? आपकी बाउंड्री, सीमा रेखा, उसी का तो सबसे पहले रक्षा कर रहे हैं। तो आप जो मंगल का जब महादशा शुरू हुआ है, हमारे जो पिछले साल की सितंबर के में से शुरू हुआ है, 2025 के सितंबर से शुरू हुआ है। और मंगल भूमि कारक है, भूमि पुत्र है, मंगल हमारे हॉरोस्कोप में सेकंड हाउस में बैठे हुए, अच्छा जो भी हुआ, आर्द्रा नक्षत्र में, उस सब में बाद में आती हूँ मैं। तो ये कहता है कि हमारा मैप एक्सपांशन और हमारी भूमि की सुरक्षा दोनों ही होना है। कब तक? आने वाले 7 साल में होना है। और स्पेशली इस साल ये जो विक्रम संवत शुरू हो रही है संजय जी, ये हमारा जो हिंदू नववर्ष शुरू हो रही है 19 मार्च से, जो उस दिन से नवरात्रि भी, चैत्र नवरात्रि भी शुरू होगी। चैत्र शुक्ल पक्ष की जो प्रथमा तिथि है, प्रतिपद तिथि है, वहां से। तो उसमें से जो विक्रम संवत मतलब हमारे हिंदू नववर्ष की, इस साल राजा है गुरु और मंत्री है मंगल। तो जब मंत्री मंगल है, मंगल बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत बढ़िया है, तो ये जो भूमि को लेके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और आएंगे, भूमि का क्लीनिंग और आएगा। और वो मैंने पिछले साल कहा था कि कागज दिखाना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकता है कोई। तो जैसे जून जुलाई खत्म होगा, आप देखते जाइए कैसे ये जो SIR वाली जो चीज है, जो हमारे जी। अमित शाह जी ने बोला, 3D, डिटेक्ट, डिलीट, रिपोर्ट, ये इतना सुंदर तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो यहाँ से 100% ना भी हो, पर काफी हद तक अभी क्लीनिंग प्रोसेस इस साल होने वाला है। ये जून जुलाई जाने दीजिए, जो SIR या फिर CA NRC, ये सारे चीजें, काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो पॉलिसीज है, इसमें से सबसे ज्यादा SIR मतलब वो जो क्लीनिंग प्रोसेस, वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, एज पर द हिंदू नववर्ष, एज पर इंडियाज मंगल महादशा। जी। चलिए इलेक्शन की लेते हैं थोड़ा, और अब चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में तो आपको पता है, वहाँ तो हिंदुत्व को, सनातन धर्म को ही वायरस बताया हुआ है। और वहाँ पर सनातन धर्म के वापस आने का कोई चांस लगता है आपको? पूरी तरह, मैं तो, मुझे तो वहाँ मतलब क्या बताओ, वो ममता से भी ज्यादा लगता है वहाँ चांस है कि इस बार वही अच्छी कोalition AIADMK के, या जो भी कोई पार्टी में पॉलिटिकल इतनी की चीजें समझती नहीं हूँ, पर कभी कभी पढ़ती हूँ तो समझ में आता है कि हाँ AIADMK के साथ वहाँ हो सकता है, और तो कोई पार्टी नहीं, या फिर और भी कोई हो जो TVK वगैरह, आई हैव नो आइडिया। अच्छी कोalition बनेगी। AIADMK के साथ तो शायद मिलकर ऑलरेडी लड़ रहे, उन लोगों ने, बीजेपी ने ऑफिशियली शायद इसको अनाउंस किया है ना संजय जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? तो ऐसे अच्छी उसके साथ अगर लड़ा जाएगा इस बार की इलेक्शन, DMK का मुझे नहीं लगता है DMK वापस आ सकते। तो ये जो स्टालिन वाली जो चीजें है चल रही है, वो फैमिली से तो अभी खत्म। तो आप जी। बोलेंगे कि क्या बोल रहे हो, हर चीज पे अच्छे-अच्छे बोल रहे हैं, मैं हर चीज पे अच्छी-अच्छी नहीं बोल रही हूँ। नहीं, अभी कि मैं आ रहा ये हूँ, जो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, घुमा-फिरा के वही चीज़ है कि पुनर्वसु एक ऐसा नक्षत्र है, इसकी ओवर एक्टिवेशन, वो भी कैसे? जुपिटर जैसे, गुरु जैसे इतनी बड़ी, बृहस्पति जैसी इतनी बड़ी प्लैनेट, जब 10 महीने से भी ज्यादा, जो पिछले 200 साल में, 250 साल में भी नहीं हुआ, एक बार सिर्फ हुआ था 8 महीने के लिए 2014 में, तो कैसे नरेंद्र दामोदर मोदी आए और कांग्रेस की इतनी पुरानी राजपाट फेंक दिया, एकदम स्क्रैप करवा दिया। वैसे ही चीजें आपको तमिलनाडु में दिखेगी कि तमिलनाडु में AIADMK या भी और भी कोई पार्टी के साथ मिलके DMK हारने वाली है, तो वहां पे फिर से NDA की गवर्नमेंट बनने वाली है। कहाँ? तमिलनाडु में। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी बात है तमिलनाडु में, तो साउथ में तो बीजेपी थोड़ा कम ही है। सो दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। नहीं, तो थोड़ा आप चलते हैं, थोड़ा इंटरनेशनल की तरफ चलते हैं अभी। इंटरनेशनल में जी जी। बताइए, अभी हमारा जो आप सिंदूर जो अभी टेक्निकली अभी भी चालू है, तो इसका जो सेकंड फेज है वो आप कब देखती हैं, कब होगा? आप किसी से कर रही है तारीफ टैरिफ की बात? नहीं, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ना,
जिसमें अच्छा, भारत ऑपरेशन और सिंदूर, पाकिस्तान। सॉरी, वो मेरी इसमें कान में ब्लूटूथ में कुछ गड़बड़ हो गया था। हाँ, तो वो ऑपरेशन आप सिंदूर सिंदूर तो जो है वो टेक्निकली तो अभी भी चालू है। वो जी, अनाउंस यही किया हुआ है कि भाई ऑप सिंदूर बंद नहीं हुआ, ऑप सिंदूर चालू है। केवल जो पॉज किया हुआ है, पॉज। पाकिस्तान के अनुरोध पे पॉज किया हुआ है। तो इसका सेकंड फेज आपको लगता है होगा क्या? प्रश्न नंबर 1, क्या होगा सेकंड फेज इसका? और ये सेकंड फेज होगा तो नंबर 2 प्रश्न है कि कब तक होगा? और नंबर 3 ये है कि उसका परिणाम क्या होगा? ऑपरेशन सर्जरी सब कुछ ही होगा और सर्जरी सक्सेसफुल रहेगी। मुझे लगता है एक तो मुझे पिछले साल ही लगा था, ये एक प्रेडिक्शन तो मैं बोलूँगी मेरा डिले ही होता जा रहा है। मुझे लगा पिछले साल की जो एंड ऑफ द 2025 वहाँ पे ही लगभग हो जाना चाहिए था। वहाँ नहीं हुआ तो इस साल ये जो चैत्र नवरात्रि के आस-पास मार्च-अप्रैल के आस-पास एक मौका मिलता है कि यहाँ कुछ स्ट्रैटेजिकली इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ करने की बड़ी-बड़ी संभावना है, मतलब 80-85% चांसेस है। तो ऑब्वियसली अगर हम ऑपरेशन सिंदूर वगैरह कुछ ऐसा कुछ करेंगे, इसको ऑपरेशन नाम दो कि कैसे भी आप बोले, तो वो तो ऑब्वियसली हमने 19 में से उनका अगर 13 या 14 कुछ ऐसा ही यार बेसुरा दिया था, तो वो तो कोई सवाल ही नहीं होता है क्या होगा क्या नहीं। बट अल्टीमेटली जो एक बार राजनाथ सिंह ने कहा था या हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा था कि जब तक हम उनकी भूमि मतलब हम पीओके लेके ही नहीं आ जाते, तब तक वो कभी नहीं मानेंगे कि वो हारे। वो यही बोलते रहेंगे हमने आपका इतना राफेल का गिरा दिया, हमने आपका यहाँ ये कर दिया, है ना? वो तो बस क्या बताओ पाकिस्तान पाकिस्तानी है। तो अभी अल्टीमेटली यही होना पड़ेगा कि हम कम से कम पीओके तो लाए पहले। तो ये तो 2027 से पहले नहीं, ये मैं कब से बोल रही हूँ कि 2027 में 2 चीज़ें जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो दर्शक आपके नहीं जानते एस्ट्रोलॉजी उनको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। संजय जी 2 चीज़ बड़ी कॉमन है ये पाकिस्तान के टुकड़ा होने के लिए। 1971 में पाकिस्तान का मतलब हमारी शनि जो है मेष राशि में गया था, नीच का हो गया था मेष राशि में और उनका केतु का पीरियड चल रहा था। सब पीरियड चल रहा था, महादशा तो नहीं है। तो जब जब केतु का सब पीरियड आता है और उनका क्या बोलते हैं इसको उनका शनि जब मेष राशि में जाता है तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होता है, उनका कुछ ना कुछ एक भूमिखंड टूटता ही टूटता है और यही सिनेरियो दोबारा बनने जा रहा है 2027 की मिडिल से 28 के मिडिल तक, क्योंकि शनि तो जा ही रहा है मेष राशि में, वो तो वहां पे एकदम 2.5 साल ही रहेंगे और उनका वीनस में शुक्र का अंतर्दशा शुरू होने वाला है। उनका वीनस में शुक्र का अंतर्दशा क्या शुक्र कह रही हूँ, वीनस में केतु का अंतर्दशा शुरू होने वाला है। उनका 7 साल का केतु का महादशा चला है। उन्होंने 7 साल में 4 प्रधानमंत्री यूं चेंज कर दिया था। मतलब जैसे केतु आती है, उनके देश में भूचाल कर देता है। 3 बार शायद मिलिट्री कू हुआ, 7 साल में 2 या 3 बार मिलिट्री कू हुआ, 3 बार या 4 बार उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री ऐसे चेंज कर दिया जैसे कि कपड़े चेंज करना है। तो जब केतु का महादशा उनका चला, बहुत ही बेकार हाल था उनका। तो इस बार जब फिर से केतु का एक सब पीरियड आ रहा है और उसी टाइम शनि मेष राशि में जा रहा है, तो 2027 की मिडिल से 28 का मिडिल मतलब वो जो टाइम पीरियड में बोलूंगी, यहाँ पे उनका भूमिखंड टूटना सुनिश्चित है। ये तो कोई बचा नहीं सकता है। उसके बाद जहां जो कुछ भी हो, तो 2025 पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए बहुत ही खराब साल था। उन लोगों ने बेबस फील किया, उनकी आर्मी ने कभी ये उनको पकड़-पकड़ के उनकी आर्मी को और पुलिस के लोगों को मारा गया है ना? उनके अपने ही लोगों ने मारा, बलोचों ने, किसी ने शिया, सुन्नी पता नहीं क्या-क्या चक्कर है। उनके अपने ही जिहादी लोगों ने मारा अपनी अपनी चीज़ों को। सो 2025 वाज़ बैड फॉर देम, 2026 will be worse and 2027 worse for पाकिस्तान। पर आपने जो सवाल प्रिसाइजली बोला है मैं उसका दोबारा बोलूंगी। 2026 की मार्च अप्रैल के आसपास मतलब जब ये नवरात्रि के टाइम के आसपास, उस टाइम के आसपास एक स्ट्रेटेजिक कुछ मूव इंडिया ऑपरेशन टाइप इंडिया ले सकती है पाकिस्तान के खिलाफ। यही एक टाइमलाइन मुझे नियर फ्यूचर में देखता है, वरना 27 में तो पीओके आना है। आपने कहा कि 2027 में पाकिस्तान कुछ अपना भूभाग जो है वो खोएगा। यस। तो अब क्या मैं इसका अर्थ ये समझूं कि जो पाकिस्तान इस समय जिस स्थिति में दिखता है, तो क्या उसके जो कई बार कहते रहते हैं लोग के साथ कि पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े होना अवश्यंभावी है। तो क्या वो टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे या कि उसका प्रोसेस शुरू होगा? किस तरह से देखते हैं आप?
पाकिस्तान का तो टुकड़ा होना है, क्योंकि पाकिस्तान का 2027 में जब एक टुकड़ा होगा, उसके बाद मैं बोलूंगी 27 से लेके 29 तक तो उनका एक नहीं कई टुकड़ा होगा। अब कितना टुकड़ा होगा वो शायद एनालिस्ट बता सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ये देखना बड़ा मुश्किल हो जाती है कि टुकड़े कितने हो रहे, 2, 4, 5, 6, ये अगर मैं बोल तो मैं भी सकती हूँ, पर वो एस्ट्रोलॉजिकली बात करना नहीं होगा। मैं भी एक नंबर बता ही सकती हूँ कि हाँ 3 टुकड़े हो जाएंगे, एक बालोच अलग हो जाएगा, सींध अलग हो जाएगा, योग्य हमारे पास आ जाएगा। ये पर एस्ट्रोलॉजिकली ऐसी चीजें देखना बहुत मुश्किल हो जाती है। पर हाँ कुछ टुकड़े जरूर होंगे, 2-3 टुकड़े होंगे, 3, 4, 5 नो आइडिया, 2 से 3 टुकड़े तो होना ही है। एक तो पे होके हमारे पास आना ही आना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो दे आर गोना लूज देयर लैंड, दैट्स 100% श्योर। क्योंकि मंगल का महादशा जब जब आता है ना संजय जी, मंगल का महादशा आया था चाइना का, चाइना का मंगल का महादशा आया था जब चाइना ने हमसे अक्साई चीन 37,000 स्क्वायर किलोमीटर लेके चले गए। सो 1962 61 62 में हुआ था ना संजय जी ये, तो तब 62 चाइना का मंगल का महादशा चल रहा था। तो चाइना का मंगल का महादशा चला तो चाइना हमसे हमारी भूमिकर्ण छीन के लेके चला गया। सोचिए कैसे ये चीज काम करती है। फिर चाइना का एक अंतरदशा आया, चाइना का मेरे ख्याल से शनि में मंगल का अंतरदशा आया, ऐसा कुछ आया। तो चाइना को क्या हुआ, ये 1991 में, अब चाइना तो उस टाइम में किसी का कुछ छीना नहीं है, तो चाइना को देखिए कैसे उसको एक भूमिखंड मिलता है। ब्रिटिश लोग आते हैं, ये यूके वाले आते हैं, इंग्लैंड वाले आके बोलते हैं हांगकांग तो तुम्हारा ही है, तुम वापस रख लो, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो, पर हांगकांग तुम्हारा भूमि तुम्हें वापस देके जा रहे। तो बकायदा चार्ल्स आते हैं, ऑफिशियली जो है, ऑफिशियली पूरा हांगकांग उनके हाथ में वापस दोबारा देते हैं 1991 के आसपास, 1991 में मुझे जितना याद है, जब चाइना का मंगल का एक छोटा सा साफ पीरियड चल रहा था। तो जिस जिस देश में आप देखेंगे मंगल का कुछ मेन आता है, वहां पे उनका भूमि का कुछ जरूर होता है। रशिया का देख लीजिए, रशिया का जब मंगल का महादशा शुरू हुआ 2000 में, जब ये पुतिन पहली बार क्या बने, जो बोरिस येल्त्सिन थे, उन्होंने अर्ली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लिया था। उन्होंने कहा था कि जो नए लोग हैं उनको आगे किया जाए, उन्होंने अर्ली इलेक्शन बुलाया था। तो बोरिस येल्त्सिन ने 2000 में जब इलेक्शन हुआ, तो ये पुतिन जो है, मिस्टर पुतिन, वो पहली बार वहां पे सरकार बनाए। आते ही उन्होंने क्या किया, उनका मंगल का महादशा चल रहा था, उनके देश का, रशिया का मंगल महादशा चल रहा था, कोई पुतिन का नहीं चल रहा था। देश की बात करी, देश की फाउंडेशन चार्ट की बात करी, तो उन्होंने चेचन को ले लिया। चेचन जो अलग अलग हो गया था, चेचन एक मुस्लिम है, तो सेकंड चेचन वॉर लड़ा उन्होंने, और वो चेचन को रशिया के अंडर कर लिया, उनका भूमि एक्सपांड किया, और भी छोटा मोटा कुछ लिया, जो वो अजरबैजान के पीछे की तरफ कुछ जगह है, वो भी कुछ अजीब गरीब, मैं तो उन लोग का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पाती, ऐसे ऐसे जगह का नाम है, कई सारे जगह उन्होंने ले लिया जब उनका मंगल का महादशा चला। आप उसको पढ़ के देखिए। ये सारे चीजें मैंने इस साल की मेरी ये दिस इज द मैगजीन, ईयरली मैगजीन मैंने किया है, ये सारे रिसर्च वर्क मेरी इसमें है। इसका क्या ही है, भारत मंगल दशा एंड मैप एक्सपांशन, मतलब ये कवर स्टोरी है, अंदर तो और भी कुछ है। तो ये पूरी रिसर्च वर्क है मेरी कि जब जब मंगल का महादशा आता है तो मंगलवार तो भी भारत होता की है। जो आप कुंडली जो है वो कहाँ से, किस डेट से लेती है? 15 अगस्त 1947, इसलिए क्योंकि जहां से हमारी संविधान, हमारी ये नई वाली मैप का सीमा रेखा हुआ है, इसी को हम लेते हैं। क्योंकि वैसे तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, केवल डोमिनियन बना था। और पंडित नेहरू ने जो शपथ ली थी वो किंग के नाम पे ही ली थी, ब्रिटिश किंग के नाम पे ही ली थी। जी जी, वो मैं स्वतंत्र समझ रही हूँ। वास्तव में तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जी, वो भी मुझे पता है, पर मैक्सिमम चीज जो इस डेट से मिलती है, अगर अच्छा। आप देखें तो उसके हिसाब से इतने सारे रिसर्च वर्क करके कि 1950 का लिया जाए, और वरना तो भारत तो क्या बताओ आदि अनंत काल से है और आगे भी रहेगा। हाँ, ये तो इसका जो है पॉलिटिकल फॉर्मेशन है वही है। तो अब जी, आपने रशिया की बात की, तो अब ये जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये किस तरह ज्यादा दिखता है आपको? ये तो मुझे लगा, ये एक प्रेडिक्शन मेरी बड़ा गड़बड़ चल रहा है, अदरवाइज मेरी प्रेडिक्शन अच्छा। इतनी गड़बड़ नहीं जाती है। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि मृगशिरा एक ऐसा नक्षत्र है ना, थोड़ी देर के लिए ट्रीटी करवा देता है। मृगशिरा एक ऐसा नक्षत्र है जो ट्रीटी करवाता है, थोड़ी देर के लिए दोस्ती करवा देता है वो। तो मृगशिरा वाले
पिछले साल जुपिटर मृगशिरा में था, मृगशिरा में इतना कुछ था, तो लगा कि हाँ ट्रीटी हो जाएगा, होते नहीं हुआ। पर अब मुझे लगता है कि इस साल तो अभी जो कुछ आने वाले 3-4 महीने में, 5 महीने में, तो 5 महीना ज़्यादा बोल दिया। मुझे लगा 2025 के एंडिंग में ये कम से कम रफ़ा-दफ़ा हो ही जाना चाहिए, पर वो हुआ नहीं। अभी पीछे आ रहा है, अब पता नहीं उन लोग के बीच में आपस में क्या चल रहा है। पर फाइनली ज़ेलेंस्की अपनी कुर्सी खोने वाले हैं और एक तरफ ज़ेलेंस्की अपनी कुर्सी खोएँगे और एक दूसरी तरफ जो है रशिया और यूक्रेन का एक ट्रीटी होगा। तो मुझे लगता है आने वाले 3-4 महीने में इस चीज़ का एक अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो बोलना पड़ेगा मेरी ये प्रेडिक्शन बड़ा फेल है। अच्छा, तो आप ओन अप करती हैं, आपकी कोई प्रेडिक्शन गलत होती है तो आप उसको स्वीकार कर लेती हैं, ये अच्छी बात नहीं स्वीकार करती हूँ और होती है, एकदम होती है। साल में 2 प्रेडिक्शन मेरी गलत जाती है। अब मैं उसको ठीक रिफाइन करने में लगी हुई हूँ कि नहीं, वो भी नहीं होनी चाहिए। नहीं हमारे एक मैंने भी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखी हुई है, तो एक हमारे गुरुजी थे, वो कहते थे कि प्रेडिक्शन करने के समय प्रेडिक्शन सही जाएगी या गलत जाएगी, ये जो एस्ट्रोलॉजर है, उसकी कुंडली से पता चल सकता है कि सही जाएगी, गलत जाएगी। ये बात सही कहा आपने। आजकल मैं यही कर रही हूँ, देख रही हूँ कि भाई ममता हारेगी कि जीतेगी। कोई मैंने नहीं, उसको इसलिए एकदम सही बोला, एस्ट्रोलॉजर को प्रेडिक्शन करने के पहले अपनी स्वयं की कुंडली देख लेनी चाहिए कि भई प्रेडिक्शन एकदम करने सही का सही बोला। टाइम है या नहीं है। एकदम सही बोला। आजकल मैं यही देख रही हूँ। मैंने किसी को पूछा है कि अच्छा ये बता दो कोई कि बंगाल का इलेक्शन का डेट क्या है? क्योंकि एक बार इलेक्शन का डेट होता है तो उसी दिन तो पता चलता है ना, क्योंकि ममता अभी बनर्जी डेट की आया ऐसी नहीं है, कोई अभी तो कुंडली डेट नहीं है। अनाउंस नहीं। हाँ, अभी कोई डेट आया नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी की जो है ना, ऐसी कोई ऑथेंटिक कुंडली नहीं है। तो हम टीएमसी की कुंडली देखते हैं, बीएनपी की ये बीजेपी की कुंडली देखते हैं, फिर क्या बोलते हैं मोदी जी की कुंडली देखते हैं। ये तीनों, चारों, पाँचों चीज़ों को देख के एक इंटीग्रेट करके एक कंक्लूजन में हम पहुँचते हैं। है ना संजय जी? क्योंकि ममता बनर्जी की ऐसी कोई ऑथेंटिक कुंडली नहीं है। वो ऑनलाइन देखे तो 10 जगह 10 कुंडली है, तो ऐसा तो नहीं चल सकता है। आपको फिर प्रश्न कुंडली निकालते हैं। अब एक प्रश्न कुंडली निकाला जा सकता है जब डेट एक बार पता चल जाए कि हाँ, इस डेट में इलेक्शन होगा। तो मैंने इसीलिए पूछा उस दिन मेरी बहन को कि भाई कोई बता दो कि इलेक्शन कब है उसमें? बोलती है वो तो डेट बाद में पता चलेगा, अभी तो टाइम है, अभी तक तो एसआईआर चल रहा है। मैंने कहा इसलिए क्योंकि मैं पता करूँ कि मेरी कुंडली में उस टाइम में अच्छा टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एग्ज़ैक्टली मैंने वही बोला जो आज आपने बताया कि खुद की बल्कि वो कुंडली में क्या हालत है। ये भी कहा करते थे कि जब 7:30 ही चल रही हो, उस समय जी, प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। साढ़े 7 साल बाप रे! तब तो उसमें क्या बताऊँ? गलत होने के चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा। जी, खैर, तो म ये तो अब चलते हैं, अब चूँकि इंटरनेशनली हम बात कर रहे थे, तो इंटरनेशनली बात कर लेते हैं कि हमारे अंकल चाचा ट्रम्प जो हैं, इनका क्या होगा? अब ये पूरा अपना ट्रम्प कार्यकाल पूरा कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? या इसके पहले इम्पीच हो जाएँगे या कुछ और हो जाएगा? इम्पीचमेंट देखिए, अगर इम्पीचमेंट वाली कुछ बात होती है, तो एक तो बात है कि उनका पिछले साल 2025 नवंबर से, क्योंकि उनका शुक्र में गुरु शुक्र में गुरु कब गुरु का अंतर्दशा और गुरु में शुक्र का अंतर्दशा कभी अच्छा नहीं जाता है। ये जो दशा का आधा हो जाना, ये पीरियड कभी अच्छा नहीं जाता। तो उनका शुक्र में गुरु का अंतर्दशा शुरू हुआ है और गुरु उनका 12वीं घर में गया है, उनकी जो कुंडली है और 12वीं घर में उनका उपपद लग्न है, उनका उनका जो नेटल सैटर्न है, सैटर्न वहाँ पे बैठा हुआ है। तो सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन 12th हाउस में इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो ये एक चीज़ समझाता है कि उनकी अपनी हेल्थ बहुत बिगड़ेगा। उपपद लग्न वहाँ बैठा हुआ, अपनी हेल्थ बिगड़ेगा। इम्पीचमेंट टाइप कोई एक चीज़ उनके ऊपर आने की बड़ी संभावना होगी। बहुत प्रेशर में जिएँगे अगला अक्टूबर तक, मतलब सॉरी इस साल की अक्टूबर तक। और मतलब 2026 में भूल जाती हूँ कि हम ऑलरेडी 2026 में हैं। तो 2026 तक मतलब अक्टूबर 2026 तक ये चीज़ें उनके ऊपर बड़ा मंडरा है। ये तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोल भी रहे हैं। पर फिर भी मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो जो उनका एक मिड टर्म इलेक्शन आ रही है, जो इस साल के सितंबर-अक्टूबर के आस-पास है। हो सकता है नवंबर में वो होंगे, जीत नवंबर जाए। में होती है वो। हाँ, ऐसा ही कुछ हाँ, मुझे नहीं पता नवंबर के आस-पास। तो हुँ। वो हो सकता है वो जीत जाए, जबकि इतनी प्रेशर टाइम उनका चल रहा है। उसके बाद उनकी मेन परेशानी शुरू होगी। मुझे अगर कोई पूछे उनकी अभी क्या है, अभी तो प्रेशर टाइम है, बहुत प्रेशर से गुज़रेंगे, हेल्थ भी उनकी और बिगड़ेगा, बहुत कुछ है। ओनली ट्रबल आई थिंक व्हिच इज़ गोइंग टू बी मच मोर इंटेंस वो 2026 के अक्टूबर के बाद ही दिखेगा। वहाँ से उनकी धीरे-धीरे उल्टी गिनती कुछ शुरू होगी। अगर वहाँ उन्होंने अपने आप का कोर्स करेक्शन नहीं किया ना, तो फिर तो नहीं लगता है वो कुछ क्या कर पाएँगे।
ऐसे भी उन्होंने हमारे साथ तो अच्छा डील कर ही लिया है। हाँ, हमारे साथ तो अभी अपना बचाव कर लिया, ये कह सकते हैं। जी, जी, अ, वो तो मैंने एक ट्वीट किया था कि विदिन 100 डेज़ अब ये डील हो जाएगा। मेरे ख्याल से नवंबर में मैंने किया था और बस डील लगभग हो गया है। हाँ, डील तो हो गया। अब बस खाली मतलब उसके ऊपर साइन होना बाकी है, बाकी डील तो पक्का हो जी, गया। वो मार्च के आस-पास होगा मेरे ख्याल से। अ, हाँ, मार्च की बात चल रही है। बिल्कुल सही है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो ईरान में जो ट्रम्प का चल रहा है, वो ईरान में क्या रहेगा? क्या लड़ाई होगी? ईरान का ईरान को अगर कुछ होना है मतलब ईरान का हाल और खराब होना है कि यूएस को ईरान के ऊपर बम गिराना है, अपने लोग तो शायद ही वो भेजेंगे। तो व्हाटएवर इट इज़ जो भी टर्मोइल ईरान में अभी होना है, वार मॉन्गरिंग वाली जो भी हरकतें, एक्टिविटी होना है, वो फ़रवरी के अंदर हो जाना चाहिए। अगर फ़रवरी के अंदर नहीं होता है तो मार्च में बहुत ज़्यादा चांस नहीं लगता और अप्रैल से तो मुझे और ज़्यादा नहीं लगता है। फिर लगता है कि एक रिजिम चेंज हो सकता है सीधा जाके 2027 में उनका रिजिम चेंज फाइनली ऐसा कुछ हो सकता है। तो जो भी कुछ अगर होना है, तो इसी साल, इसी महीने में फ़रवरी या मार्च के मिडल के अंदर ये हो जाना है। ये उसका 2027 के एंडिंग तक ईरान का कोई बचाव नहीं। मेरा तो पिन पोस्ट है, आज का नहीं है, ये पिन पोस्ट है 2024 का, 2024 का पिन पोस्ट है। ये मैंने हुँ, एक ट्वीट किया था कि जो टाइम आ रहा है एस्ट्रोलॉजिकली उनका राहु केतु का इनवर्स ट्रांजिट है, ये है, वो है, बहुत कुछ है जो भी एस्ट्रोलॉजिकली मैं इसको और क्या नहीं करने जाऊँगी। ये कहता है कि इनका आ रहा है, तब सब कुछ तब सबको लगा कि अरे इज़राइल के साथ तो अच्छा ही चल रहा है, कोई परेशानी नहीं, इज़राइल और ईरान में बहुत ज़्यादा खटपट होने वाली है। मैं अब मुझे तो ये सब नहीं पता किसका क्या होना है। तो फाइनली मुझे लगता है कि जो भी अगर इनके साथ कुछ भी यूएस और ईरान का जो भी होना है लड़ाई, जो भी वार होना है, वो बम गिराए कि अपने लोगों को भेजे कि शिप भेजे व्हाटएवर, वो 15 मार्च के अंदर हो जाना चाहिए। यहाँ अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे इतनी जल्दी कुछ होते हुए नहीं लगता है। फिर लगता है कि 2027 में ईरान का रेजिम चेंज हो सकता है। इससे पहले कुछ नहीं। अच्छा आपने ये जो मिडल ईस्ट का मैप है, ये कई जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो प्रेडिक्शन करते रहते हैं, एनालिस्ट के हिसाब जी। से, नॉट नॉट एज़ पर एस्ट्रोलॉजी, कि साहब कि मिडल ईस्ट का जो मैप है, ये चेंज होगा और इसमें कई सारे नए आपके कुर्दिस्तान भी आएगा इसमें और इसमें बलोचिस्तान भी आएगा और इसमें आपके ईरान के भी कई हिस्से अलग होंगे, इत्यादि इत्यादि, ये सब ये प्रेडिक्शन करते रहते हैं एनालिस्ट है। एक राल्फ पीटर्स नाम के बड़े प्रसिद्ध एनालिस्ट हैं, उन्होंने अलग से मैप भी बना के दे रखा है। तो आपने कभी इस बारे में कोई प्रेडिक्शन किया? मैंने एक ये बहुत ही गहरी रिसर्च आप कह सकते हो कि 2030 के 31 के बाद से, मैं 30 नहीं बोलूँगी, 2031 के बाद से दुनिया में एक बहुत ही बढ़िया चेंज होने वाला है। अब ये रिशफलिंग, रीसेट तो कभी अच्छा नहीं रहता है। इसके पीछे 2-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करेगा। एक, गुरु का अतिचारी रहना। हर 84 इयर्स में जो है ना संजय जी, वो गुरु जो बृहस्पति 9 साल के लिए अतिचारी हो जाता है। आप बोलोगे अतिचारी क्या है? अतिचारी ये है कि गुरु डेली 3 मिनट का मोशन करता है। एवरी डे गुरु 3 मिनट्स, डिग्री भी नहीं, 1 डिग्री भी नहीं, 1 डिग्री से भी कम, 3-4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट वो डेली मोशन होता है। जब जो ग्रह डेली 3 मिनट, 4 मिनट चलता है, वो जब उसके डबल स्पीड से चलता है, डेली 6 मिनट, 7 मिनट के स्पीड से चलता है। मतलब 12 महीने की रास्ता अगर वो 5 महीने में तय कर ले, उसको कहते हैं अतिचारी होना। मतलब जल्दी-जल्दी चलना, एक्सेलरेटेड मोशन। तो जुपिटर जैसा धीर स्थिर प्लैनेट बृहस्पति जब अतिचारी मोशन में होता है और वो हर 84 इयर्स में 9 साल के लिए लगातार कुछ-कुछ समय के लिए, हर साल कुछ-कुछ समय के लिए अतिचारी हो जाते हैं। ये जुपिटर का अतिचारी साइकिल है। हर 84 इयर्स में लगातार 9 साल के लिए वो अतिचारी रहते हैं। ठीक है? तो जैसे अभी चल रहा है 2025 से लेके 2032-33 तक चलेगा जुपिटर अतिचारी, हर साल थोड़ी-थोड़ी देर के लिए चलेंगे। ओके, ठीक है। अब बात वहाँ पे नहीं है।
बात यहाँ हुआ तो 2032 में जब या 33 में जब उनका अतिचारी मोशन खत्म हुआ 9 साल के लिए, 1934 में जब अतिचारी मोशन खत्म हुआ, फिर तो 84 इयर्स के बाद ही आना चाहिए दोबारा। नहीं, ऐसा नहीं है। 2036 से दोबारा गुरु का अतिचारी मोशन शुरू हो रहा है। तो ये अनयूजुअल है, पिछले 1000-2000 साल में भी ऐसा कभी नहीं हुआ है। इट्स अ वेरी अनयूजुअल थिंग। तो जब 2036-37 में गुरु दोबारा, वेरी अनयूजुअल, और 2037 में 7 ग्रहण एक साथ होगा एक ही साल में। 2037 एक ऐसा साल होगा जहां पे 7 ग्रहण होगा, 3 सूर्य ग्रहण, 4 चंद्र ग्रहण। तो ये जो चीजें 2037 में होगा, गुरु का दोबारा अतिचारी साइकिल शुरू हो जाना 9 साल के लिए, जो इतने दिनों में कभी नहीं हुआ, दिस वेरी वेरी अनयूजुअल, वहां से शुरू होगी। ये जो आप विभाजन कह रहे हैं ना, वहां से धीरे धीरे शुरू होगी। जो आप कह रहे हैं कि गल्फ में ये होगा, वो 2031-32 से धीरे धीरे शुरू होगा, और 2037 के बाद से आपको पूरा दिखेगा कि हाँ, ये सारे चीजें फाइनली हो गए। जैसे आप कब से खाली चल ही रहा है इजराइल और इजराइल के लिए रशिया और यूक्रेन की वार चल ही रहा है। तो एक जगह पे वो रुकेगा, एक दफा रफा होगा, जो भी कुछ है, जो भी पार्ट रशिया के अंदर जाना है, जो भी पार्ट यूक्रेन के पास होना है भूमि का, वो तो वहां दफा रफा होगा। सिमिलरली वो 31 के आसपास से आपको शुरू होगा, जो आप कह रहे मिडिल ईस्ट का इतना टुकड़ा वुकड़ा होना सब कुछ, वो 37 के आसपास जाके ये सब आपको दिखेगा। ठीक है, अब नया मैप है, डन, इट्स अ डिफरेंट मैप, न्यू मैप। तो वहां से जाके ये चीज बनेगा, इससे पहले नहीं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने शायद कहा है, कुछ समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, बट इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अनयूजुअल एस्ट्रोनॉमिकल हरकतें, जो मैं जो कह रही हूँ पिछले 2000 साल, साथ देखिए, हर साल दो 2 या 4 तो हर साल होती है, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण, है ना? ये इतना ग्रहण तो हर बार हो ही जाता है, 2, 3, 4, पर 7 ग्रहण एक साल में, एक ही 365 डेज के अंदर, मतलब एक ही कैलेंडर ईयर में एक होती है 365 डेज, मतलब 10 जुलाई से 10 जुलाई, ये हुआ 365 का सर्कल, और एक हुआ 2026 का ही 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो वो एक कैलेंडर में होना, तो एक कैलेंडर के अंदर 7 ग्रहण लग जाना, और इतनी अनयूजुअल तरीके से फिर से जुपिटर का साइकिल शुरू होना, ये सब ही कहता है। आप बहुत ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं, मैं आपको और एक नई प्रोडिक्शन देती हूँ। 20 जब जी। हमारा मंगल दशा खत्म होने लगेगा, मतलब हमारा जब 2032 में इंडिया का मंगल दशा खत्म हो जाएगा, तब राहु का महादशा आएगा। तो वो 31-32 के आसपास हो सकता है, 33 भी हो जाए, तो इसी टाइम के आसपास मोस्टली, मतलब मैक्सिमम चांसेस आर देयर कि ये जो पशुपतिनाथ है, तो भगवान पशुपतिनाथ की मंदिर हो सकता है हमारी भारत के मैप के अंदर आए। तो नेपाल हमारे अंडर आने की बहुत बहुत, भारत के सीमा रेखा के अंदर, मैप के अंदर होने की बहुत संभावना है। अब नेपाल ने तो 1947-48 में ही कहा था कि साहब कि हमको आप ले लीजिए, तो नेहरू जी ने मना कर दिया। अब क्या बताओ अब तो वहाँ कम्युनिस्ट आ गए हैं। अब वो कम्युनिस्ट आने के बाद तो ये बड़ा मुश्किल लगता है वैसे देखने में, लेकिन आप बताइए कि नहीं वहाँ भी नहीं, इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ का क्या प्रेडिक्शन है आपका? वहां पर तो बहुत स्ट्रिक्ट कुछ क्या आएगा, और इलेक्शन, देखिए मुझे ये लगता है कि उनका धीरे धीरे वहां पे जो नेपाल है, नेपाल धीरे धीरे एक हिंदू राष्ट्र की तरफ जाने की उसमें है। नेपाल धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएगा। तो पहला नेपाल हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएगा। उनके देश में कम्युनिज्म उतना आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। फिलहाल तो बातचीत उसी चीज की चल रही है कि जेनजी का आंदोलन, ये वो, या उनका सरकार भी गिर गया है, पर कम्युनिज्म उतना कुछ वहां पे छा पाएगा मुझे नहीं लगता है। वो तो आप, मैं इतना भारत कभी नहीं हिंदू जानती। राष्ट्र बन पाएगा क्या? यस यस, एकदम भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये मैं टेलीविजन में जाके वो न्यूज की पाठशाला जैसे प्राइम टाइम शो में बोल के आई हूँ कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अभी नहीं, टाइम है, जब राहु का महादशा शुरू होने लगेगा 2032-33 के आसपास, अभी नहीं, मतलब उसी के आसपास, +-1 एक साल हो सकता है, वो थोड़ा और टाइम जाए, मैं प्रिसाइसली बताऊंगी, बट इट विल हैपन। राहु का दशा जो है वो किसी के लिए तो बड़ा कारक होता है और किसी के लिए नहीं, विनाशकारी होता है, तो भारत के हमारे लिए क्या राहु है? जो है, हमारे राहु, हमारे भारत के फाउंडेशन चार्ट में राहु जो है लग्न में बैठा हुआ है, कृतिका नक्षत्र में बैठे हुए है। कृतिका नक्षत्र जो है हमारी कुंडली में चौथे घर का मालिक है,
और वो मालिक जो है थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। तो जब कृतिका नक्षत्र का राहु का महादशा शुरू होगा, धर्म के लिए दिखावा बहुत शुरू होगा। मंदिर इतने बनेंगे, भक्ति नहीं है पर मंदिर बहुत है। कुछ-कुछ लोग होते नहीं होते, कुछ-कुछ बहुत बड़े-बड़े मंदिर है घर पे, खुद पूजा पाठ नहीं करते, ब्राह्मण रखा हुआ है घर पे, आ जाता है सुबह, है ना? टाइमली आ जाता है, शाम को आ जाता है, आके पूजा पाठ सब कुछ आरती-वारती करके चला जाता है। पर घर के जो लोग हैं, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कुछ करने लायक, पर मंदिर बना लिया। घर में सुंदर मंदिर बनाया, बड़ा मंदिर बनाया, अच्छे-अच्छे पोशाक पहना रहे, अच्छे-अच्छे जो ज़ेवर भगवान जी को पहना रहे, श्रृंगार कर रहे हैं। तो वैसी वाली हाल होगी हमारे इंडिया का जब राहु का महादशा आएगा। लोग धर्म के नाम पे फैनेटिसिज्म बढ़ेगा, लोग धर्म कै ऐसे कैसे कह दिया हमारे धर्म को? तो लोग उसके लिए धर्म के लिए लड़ेंगे, और भक्ति घटता जाएगा। आप समझ रहे हैं? मंदिर बन रहा है, भाव भक्ति घट रहा है। तो ये सारा चीजें हमारे इस राहु के महादशा में हो, करप्शन बढ़ेगा, बहुत सारा चीजें ये सब बढ़ेगा। पर हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे फाइनली वी आर गोना रिप्लेस चाइना। जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? एकदम आ रही है। जी। तो अब थोड़ा सा भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी। तो अब ये बताएं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? ये तो, पर इससे पहले मैं बोलूंगी कि भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने का चांस कब आएगा, ये भी तो बात है ना कि भारत का उसमें अगला इस प्रश्न में ये सारी चीजें सम्मिलित है। मैं समझ गई हूँ मैं। तो ये मुझे, मैं सच बताती हूँ, बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्शन दिया है मोदी जी चले जाएंगे, टर्म पूरा नहीं करेंगे, बस 2027 वहां पे अगर उनके हेल्थ, मोदी जी की हेल्थ अगर 2027 में गड़बड़ नहीं किया, मतलब उतना ही है कि हाँ उनको खुद को ही लग रहा है कि हाँ, अदरवाइज आपको पता है कि मोदी जी ने कभी बोला ही नहीं उनको कोई कभी बुखार भी आया है ना, ये तो हमने कभी नहीं सुना। अगर वो उनको वहां पे 2027 में मतलब आउट ऑफ कंट्रोल कुछ होता है, विच इज वेरी वेरी डेंजरस, एंड उनकी तो एज बढ़ भी रहा है, तो फिर कुछ एक हल्का सा चांस एक है, बिकॉज 2027 इज गोइंग टू बी रियली रियली टफ टाइम फॉर हिम। ये वही संयोग बन रहा है जब 2009 में या 7 में मेरे ख्याल से, जब वहां पे गुजरात में कुछ 17 या 21 बॉम्ब ब्लास्ट एक दिन में हुआ था, अलग 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 जगह पे, और मोदी जी की बहुत, ही वाज सीएम एट दैट टाइम। तो वो जो टाइम था ब्लास्ट का गुजरात में, और मोदी जी उस टाइम में सीएम थे, उनके खिलाफ बहुत सारे कार्रवाई हुआ, फिर वो ऑब्वियसली प्रेशर में आ गए थे, कार्रवाई तो बाद में, तो आपके राज्य में ब्लास्ट होगा तो ऑब्वियसली विल बी इन टेंशन। तो वो जो एक प्रेशर टाइम था, यही वाली प्रेशर टाइम बनने वाला है 2027 में। तो 2027 जो है, तो वो तो मोदी जी के लिए थोड़ी है, पर फिर भी मोदी जी somehow he will sustain, he will float, और वो 2029 तक यहीं पे है, वो कहीं नहीं जाने वाले। 2029 में मोदी जी ही बनेंगे, तो कभी ना कभी तो मोदी जी, हाँ, कभी ना कभी जाएंगे। अब कभी ना कभी की बात अगर आता है, तो एक तो योगी जी की नाम ऑफ कोर्स आती है। योगी जी तो मुझे लगता है 2017 मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि है तो योगी जी 2025 में, नहीं तो 2027 के एंडिंग में, मतलब वो सितंबर अक्टूबर एंडिंग फेज में वहां पे वो केंद्र में आ सकते हैं। तो केंद्र में आएंगे, इसका मतलब मैं नहीं कह रही कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, तो केंद्र में आ सकते हैं, तो है तो योगी जी को बनाएंगे, या फिर किसी ऐसे चीज को बनाएंगे जो आपके और मेरे, मतलब क्या बताओ, हमारे इमेजिनेशन से परे है। जैसे रेखा गुप्ता, योगी जी को खुद को पता था कि योगी जी बन जाएंगे? नहीं पता था ना। योगी जी वाज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। जब योगी जी पहली बार सीएम बने थे, हम सबके लिए योगी जी बहुत सरप्राइज थे। तो वैसे ही कुछ एक नाम लेके आएंगे जो योगी जी की अच्छा, मोदी जी की अच्छा इंस्ट्रक्शन ले पाए, उनकी इंस्ट्रक्शन से कुछ दिन चलाए, फिर मोदी जी तो चलो आप कितने दिन और रहेंगे। तो आई थिंक देयर विल बी समवन सरप्राइजिंग जो हमारे आंखों में योगी नजर जी में की नहीं कुंडली आए। क्या कहती है? योगी जी के किरण कुंडली कहता है कि अगला साल जैसे ही इस साल का अक्टूबर आएगा, उनका शनि में विनाश का अंतर्दशा शुरू होगा। योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी की सम्मान, योगी जी की होल्ड, योगी जी की परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटीज वो बहुत बढ़िया पढ़ने वाले। अभी योगी जी का जो है ना, अभी योगी जी का शनि में केतु का अंतर्दशा चल रहा है। एक तो शनि का महादशा, ऊपर से केतु का अंतर्दशा, आप समझ ही सकते हो, दिस इज नॉट ए गुड फेज। तो जिस वजह से वो थोड़ा थोड़ा खुद भी डाउन चल रहे हैं। आने दीजिए अक्टूबर 2026 का अक्टूबर, 7 की नहीं बोल रही, तो 2026 का केतु की अक्टूबर। महादशा कब तक है उनकी?
महादशा नहीं, अरे अंतर्दशा। ये अंतर्दशा, हाँ सॉरी हाँ, अंतर्दशा। अक्टूबर तक, अक्टूबर में शुक्र आ जाएगा। जब शुक्र का अंतर्दशा आएगा, तो शुक्र का अंश जो है वो बढ़िया है उनकी हॉरोस्कोप में। तो मेरा तो मानना है कि वो बहुत बढ़िया रिजल्ट, क्या परफॉर्मेंस दिखाएँगे, बहुत लोग उनका बहुत वाहवाही शाबाशी देंगे और 2027 में वो जीतेंगे। हाँ, थोड़ा मुश्किल है उनका, राहु केतु का थोड़ा राहु के ऊपर राहु आ रहा है, ये सब हो रहा है, ठीक है। थोड़ी-थोड़ी चैलेंज रहेगी, पर वो तो जीत रहे 2027 में। ऐसा भी हो सकता है कि 2027 में जीतने के बाद उनको केंद्र में बुलाया जाए, कोई ना कोई पोर्टफोलियो देके। जी। और अमित शाह जी की कुंडली क्या कहती है? क्या कहते हैं? अमित शाह जी की कुंडली में क्या योग हैं अभी? ओह! अमित शाह जी इस साल का तो धुरंधर है अमित शाह। इस साल का तो बॉस है अमित शाह जी। इस साल लोग दो पहला 6 महीना इंडिया का बहुत खराब है। 2026 का पहला 6 महीना जो है हमारा, इट्स नॉट गुड। खासतौर से मोदी जी की कुंडली में जो है ना, वो फिलहाल हस्ता नक्षत्र में उत्तर फाल्गुनी में वेध लगा है, शनि का, राहु का, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। उनकी 10th और 11th हाउस को पकड़ता है, तो जिस वजह से जो भी कुछ कर रहे, जो भी कुछ नहीं कर रहे, और खामोखा ये जो यूजीसी है, ये है, वो है, कुछ ना कुछ सब अच्छा चल रहा था। देखिए फालतू-फालतू टेंशन लोग के साथ आ रहा है, ठीक है। आप कोई किताब को लेके परेशान कर रहे, कुछ है नहीं, बट देन शुरू तो हो गया है कुछ ना कुछ बवाल, तो ये सारा चीज़ चल रही है। आने दीजिए जून-जुलाई, एक बार जुलाई जाएगा, फिर जो अमित शाह जी इतना टाइटन अप करेंगे, लोग उतना ही ज़्यादा परेशान करना चाहेंगे उनको और वो भी उतना ही टाइटन अप करेंगे सबको। तो इस साल अमित शाह जी से कोई ज़्यादा पंगा ना ही ले तो अच्छा है, बिकॉज़ ही इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन 2027। द धुरंधर ऑफ द ईयर 2026 इज़ अमित शाह जी। वो धुरंधर सारे होती है। मतलब ओके। यस 2026 का धुरंधर ऑफ द ईयर इज़ अमित शाह जी, क्योंकि अमित शाह जी इस बार का जो मैनेजमेंट बोलिए, कोalition बोलिए, सब कुछ इस बार अमित शाह जी करेंगे। दिस ईयर बिलॉन्ग्स टू अमित शाह जी। ओके। और पर हाँ, आप अगर पूछते होंगे कि आप वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुझे वो नहीं दिखता। मुझे एकदम नहीं लगता है। ओके। और राहुल गांधी जी की कुंडली क्या कहती है? उनका गोल्डन पीरियड खत्म हो चुका है, जो भी कुछ था। खत्म हो चुका है। हाँ, खत्म हो चुका है। अब जो भी कुछ था इट्स डन, गॉन। अ, उनका गोल्डन पीरियड खत्म। 2026 जो है उनके लिए उतनी सही नहीं है। 2027 में जब राहु कैप्रिकॉर्न में जाएगा, उनके चौथी घर में राहु जाने वाला है और राहु चौथे घर में उनका एक्चुअली वहां पे उनका उपपद लग्न है, वहां पे उनका रुधा लग्न है। कुछ ज्यादा स्कैंडल है रुधा लग्न से, जब राहु जाता है तो स्कैंडल वगैरह आना, लोगों से डिफेमेशन होना, वो सब बहुत ज्यादा शुरू होगा 2027 में। और 2029 में तो मुझे नहीं लगता है कि वो, पता नहीं वो इस करियर में रहेंगे भी कि नहीं। इट्स गोइंग टू बी वेरी वन ऑफ द टफेस्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ इज कमिंग 2029 के आसपास, जब उनका केतु में राहु का अंतर्दशा आएगा 2029 में, जब यहाँ पे वही इलेक्शन की बातचीत उसी टाइम में होगी। सो वो यहाँ पे कैंडिडेट रहेंगे रहेंगे नहीं, मुझे तो ऐसा लगता भी नहीं है। सो और इस साल अ, अभी तो एलओपी का पद बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। वही बहुत बड़ी बात है, अब मुझे अगर पूछे तो आप। तो धीरे धीरे यही सब चीजें शुरू भी मतलब हो गया है। एलओपी के पद पे खतरा है। और खतरा है क्योंकि वो ना भी जाए, पर वो ही बचा ले तो बहुत है। तो मुझे नहीं लगता है कितने दिन एलओपी के पद में जीत रह पाएंगे, क्योंकि एलओपी पद को उनको आज एक साल के लिए नहीं टिकाना है ना। ये तो उनको 2029 तक टिकाना है, जब तक दूसरा इलेक्शन नहीं आता है। तो 27 में तो मुझे थोड़ा मुश्किल ही लगता है। इस साल जैसे तैसे अभी तो शुरू ही हो गया उनके खिलाफ मोशन लाना, प्रिविलेज मोशन भलाई कैंसिल हो गया, पर दूसरा जो मोशन लाया है वो क्या नाम, मैं उनकी नाम भूल गई हूँ, जो बिहार से है, उन्होंने दूसरा मोशन लाया उनके खिलाफ, जो फॉर्मली मोशन मोशन निशिकांत लाया उनके निशिकांत खिलाफ। दुबे वो झारखंड निशिकांत से। दुबे जी, हाँ। हाँ, सॉरी, हाँ, बिहार झारखंड भूल गई हूँ। तो मैं वहां से वो लाए, तो फिलहाल उनके लिए ये सब शुरू हो गया। आज तक कोई सिटिंग एलओपी के खिलाफ इंडिया के हिस्ट्री में ऐसा थोड़ी हुआ है कि उनके खिलाफ कोई भी बड़ा हो छोटा हो कोई मोशन मूव हुआ हो। तो ये सब चीजें जो उनके लिए हो रही है, उनके करियर के लिए तो अच्छा नहीं है, बट ही इज नॉट सीरियस अबाउट इट, तो उनको देखना है। पर 2027 तक मुझे नहीं लगता है उनको, वो अपना एलओपी पद बचा ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। मैं यही बोलूंगी, वो तो आपको टाइम ही बताएगा धीरे धीरे। जी। तो अब ये बताएं कि
जो भारत की मार्केट्स हैं वो आगे कैसे जाने वाली है? क्योंकि अभी जो है अब हमने देखा गोल्ड सिल्वर में बड़ा उछाल आया और मार्केट्स बड़ी अप एंड डाउन गई। इनके बारे में आप क्या सोचती हैं? 2026 का जो स्टॉक मार्केट वाली हाल है वो उतना अच्छा नहीं है। 2026 जो है द मार्केट बिलोंग्स टू मेटल्स। 2026 मेटल्स का मार्केट है, नंबर 1। नंबर 2 जो स्टॉक मार्केट है, जो मतलब स्पेकुलेशन का जो इक्विटी का जो मार्केट है, एनएसई बीएसई वो सब, वहां अगर देखें तो मार्केट स्लगिश है, स्लो है, करेक्शन आने वाला है। तो थोड़ा अच्छा खासा ये करेक्शन आएगा। वो मेरे ख्याल से मार्च मिडिल से लेके मई के अंदर एक करेक्शन आएगा। वो फरवरी से ही धीरे 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 देखने को लगा है, पर फिर भी फरवरी इज ओके ओके, पर आगे जाके आएगा मार्च का, जब थोड़ा सा और पोर्शन जाएगा। सो एक जो करेक्शन भी आएगा और उसके बाद भी इतनी जल्दी वो रिकवर नहीं करेगा, स्लो 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 चलेगा। तो 2026 स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। हाँ, सितंबर अक्टूबर के बाद थोड़ा सा रिकवरी वो सब चीजें जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि जुपिटर थोड़ी देर के लिए सिंह राशि में जाएगा तो वहां एक चलन आ सकती है। अब आती है कि अगर यहाँ पे कुछ है नहीं तो क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 2027 के लिए पैसे लगाइए, क्योंकि मार्केट जब नीचे होती है तभी आपको पैसे लगानी होती है। तो जो लोग मार्केट को पिछले साल या 2024 में मार्केट बहुत अच्छा था, बुलिश था, तो उसमें जिन लोगों ने पैसे बनाना भूल गए थे या फिर उन्होंने मिस कर दिया था, उनको 2026 में पैसे लगाना चाहिए, ताकि 27 में वो पैसे कमा पाए। और 20 बाकी जो गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड तो इस बार सारे ही मेटल थोड़ी बहुत अच्छे करेंगे। वो आप कॉपर बोलिए, एल्यूमिनियम, मतलब पूरा जो मेटल बीज है, एक होती है मेटल बीज, मेटल की जो भी लिस्टिंग है वो सारे ही अच्छे करेंगे। मैंने और नवंबर दिसंबर में बताया था, और इस साल तो कर ही रहा है। और फिर से अभी थोड़ा सा करेक्शन आया, इतना ऊपर जाने के बाद थोड़ा थोड़ा करेक्शन करता है, करेगा। बट दिस ईयर बिलोंग्स टू गोल्ड, एवरीवेयर गोल्ड, इसमें कोई शक नहीं है। 2026 बिलोंग्स टू गोल्ड। एक्चुअली गोल्ड ने लोगों को मौका दिया कि चलो तुम लोगों को थोड़ा मौका करके देते, आओ यू कैन टेक इट। तो गोल्ड लेने का एक मौका करके दे दिया है गोल्ड ने। तो बाद में तो ऐसा नहीं मिलेगा। एक बार जब गुरु अप्रैल के आसपास जाएगा, कर्क राशि में उच्च का होगा वहां पे गुरु, वहां तो मुझे नहीं लगता उसके बाद बहुत ज्यादा और करेक्शन होगा। स्टेडीली धीरे 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 ऊपर ही चढ़ता जाएगा। सो 2026 स्लो एंड स्टेडी, और अच्छा अगर सिक्योर कुछ इन्वेस्टमेंट हो तो मैं बोलूंगी गोल्ड। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस। इंडिया चाइना के रिलेशंस आप फ्यूचर में और नेक्स्ट मेनी इयर्स क्या देखती? ये तो इतना ड्युअलिस्टिक है, क्योंकि मैंने मेरे मैगजीन में भी लिखा है कि इस साल जो नॉर्थ ईस्ट की जगह है वो लोग फिर से कुछ इंट्रोडक्शन की कोशिश करेंगे, फिर से कुछ आने की कोशिश, फिर से कुछ अपने दखलदारी की कोशिश करेंगे। इस साल दोबारा शुरू होगा। अब तो खाली लिखते थे पिछले साल भी उन्होंने कुछ बयान दिया था, मैप में दिखा दिया था कि उनका जगह हिस्सा है, ये सब दिखाई, एक तरफ फ्रेंडशिप दिखा रहे, एक तरफ वो सब दिखा रहे। पर इस साल ऐसा नहीं, इस साल वो सच्ची में घुसने की कोशिश करेंगे। सो एक तरफ ये रहेगा, एक तरफ उनके साथ हमारी अच्छी जो ट्रेडिंग है, डीलिंग है, वो सब अच्छा, वो सब चलता रहेगा। पर इन द लॉन्ग रन मुझे नहीं लगता है कि चाइना के साथ तो लॉन्ग रन कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। वो जो 2030 जब फाइनली शनि जाएगा रोहिणी नक्षत्र में, शनि का रोहिणी नक्षत्र में जाना और उस टाइम में जो गुरु का अतिचारी रहना, वही तो कहता है कि वर्ल्ड वॉर का टाइम है। जैसे यही तो संयोग बनी थी महाभारत के युद्ध में। शनि रोहिणी नक्षत्र में था और गुरु अतिचारी था। तो ये संयोग बन रहा है 2030 से। तो वर्ल्ड वॉर तो एक दिन में नहीं होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1941 से लेके 45, कुछ 4-5 साल, एक साल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी वो कुछ 4-5 साल, सारा थोड़ा 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 शुरू होती है ना। तो वर्ल्ड वॉर यहाँ पे भी, वर्ल्ड वॉर आप नाम दे या कुछ भी दे, अगर दुनिया के बड़े बड़े देश एक साथ एक दूसरे के सामने सामने हो रहे हैं तो उसको आप जो भी नाम देंगे, वर्ल्ड वॉर दे कि खाली वॉर दे कि बड़ी वॉर दे, बिग वॉर नाम दे, पर वार तो वार है। तो ये सारे सिनेरियो जब तब होगा तो हमारे खिलाफ सबसे पहले तो चाइना ही इंस्ट्रूमेंटल होगा, पाकिस्तान को आगे करके हो, खुद आगे, कैसे भी हो। सो चाइना के साथ हमारा लॉन्ग रन रिलेशनशिप किसी भी कीमत पे अच्छा नहीं हो सकता है। और चाइना का टाइम खत्म है। वी आर नेक्स्ट 30 years बिलोंग टू भारत।
ओके। दिस इज 100% श्योर। मैं ऐसी बातें एकदम, मुझे जो लोग फॉलो करते हैं और जानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करती, जितना मैं एकदम श्योर हूँ, आई टॉक अबाउट दैट। नेक्स्ट 30 इयर्स बिलोंग्स टू भारत। ये जो शनि का दूसरी साइकिल शुरू हुआ है मीन राशि से, अभी शुरू होगा, अभी तो 2027 से, दिस नेक्स्ट 30 इयर्स बिलोंग्स टू भारत। अब भारत अगर है तो नीचे कौन जा रहा है? आप अगर टॉप 3 में पहुंच रहे हो, टॉप 2 में पहुंच रहे हो पूरा एशिया में, अगर आप किंग बनने वाले हो, तो रिप्लेस किसको करने वाले हो? China. We are going to replace China. How? We are going to replace China by our infrastructure, by our production, by our फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी कुछ हो, इन सारी चीजों से हम चाइना को क्या करने वाले? चाइना अब और सर्वाइव नहीं, चाइना धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी, पर धीरे 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 अब नीचे ही जाएगा। तो चाइना के साथ हमारी कभी अच्छी रिलेशनशिप आगे जाके, मतलब इन द लॉन्ग रन, चल ही नहीं सकते। ये तो मोमेंटरी चल रहा है, और अब ग्लोबल हो गया सब कुछ, है ना। आप तो मुझसे अच्छा जानते हैं संजय जी, मैं तो इतना कुछ ये सब नहीं समझती, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी समझती हूँ, पर थोड़ा बहुत जो भी कुछ पढ़ाई यहाँ वहाँ देखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, इससे मुझे समझ आया है कि अभी जो ग्लोबल मार्केट चल रहा है, सबके साथ थोड़ी देर के लिए अच्छे ही बन के चलना होता है, आपको सबके साथ एक डिप्लोमेसी मेंटेन करना पड़ता है, तो वो एक चल रहा है। ये थोड़े दिन के लिए, इसी साल आप सुनेंगे कि हमारी नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा घुस गया, थोड़ा कुछ कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स विल बी गोइंग ऑन। तो विथ चाइना इंडिया इट्स नेवर अ वेरी गुड टर्म। जितना चल जाए, जितना उतना चल जाए, कि फ्लोटिंग टाइप होते हैं, बस तैरते जाओ, दैट्स इट। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम करेंगे संपन्न। आपको बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिष्ठा जी, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।